हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट के जो क्वालिटी कंटेंट है आपको हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी हो या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, पेडागोजी या कंटेंट, दोनों की तैयारी करवाते हैं। तो आज जो हम सीटेट 20 अगस्त 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था, उसका जो सीडीपी आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसके कुछ क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन डिटेल में की जाएगी तो सारे क्वेश्चन कवर करना तो मुश्किल है। तो पार्ट पार्ट में इसकी जो वीडियो है वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में पूरा हम 30 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पार्ट पार्ट में इसी तरह से हम समझते हुए सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को कि क्या बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि आपका सीटेट 20 अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात और भी कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी लंबे टाइम से मतलब वायरल होने की वजह से ना, सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं कि मतलब वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। कफ और खांसी जो है इतना ज़्यादा हो गया था कि बोलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए वीडियो जो है मेरे थोड़े कंटिन्यूएशन में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज अ। अब आपको ऑप्शन बताने की डिस्ग्राफिया इनमें से क्या है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब ही क्या होता है, राइटिंग में देखिए, डिस यानी कि मैल, मैल यानी कि जो सही से नहीं होता, DYS, ठीक है। और ग्राफिया का मतलब है ग्राफिक्स से रिलेटेड, यानी कि आप कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, हाथ से कुछ भी आप लिखावट कर रहे हैं, बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, उसे हम ग्राफिया कहते हैं। इमेज आइकन के नाम से हम जनरली जानते हैं। यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी की बात की जा रही है तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि आपको लिखने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ पे तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया, पर ऑप्शन इतना ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड आया था कि बच्चे कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि हम कैसे इसमें सही आंसर दे। तो चलिए समझते हैं। पहला दिया है स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन। तो डिस्ग्राफिया क्या एक स्पीच डिसऑर्डर है, जो कि बोलने में परेशानी होता है या कुछ भी बताना, है ना, उसको मतलब क्या बोलना, अटक, बोलते समय अटकना, स्टैमरिंग करना, लड़खड़ाना, ये सब जो स्पीच डिसऑर्डर होते हैं उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो ये तो नहीं होगा, है ना। लोकोमोटर डिसऑर्डर, लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट, यस ये करेक्ट है ना। लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ते जाएंगे। लोकोमोटर क्या होता है, जो आपकी जो मांसपेशियां, बोन्स, जॉइंट, मसल्स होते हैं उससे रिलेट करता हुआ, मतलब मूवमेंट वगैरह से रिलेट करना, ठीक है। जहां पर आपके मांसपेशियां, हड्डी या फिर आपके जो न्यूरो जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जॉइंट्स वगैरह, उससे रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी होती तो उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल दो तरह के होते हैं। फाइन मोटर में बहुत ही बारीक बारीक काम करना, जैसे कि शर्ट की बटन लगाना, शू लेस लगाना, स्टिचिंग, निटिंग करना, ये फाइन मोटर स्किल में आता है। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि मतलब कि आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एथलीट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भारी चीज को उठा रहे हैं, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, लोकोमोटर डिसऑर्डर तो ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है मतलब क्योंकि आपके जो जॉइंट, मसल और हड्डी से रिलेट करता है और लिखने में आपके मसल्स, जॉइंट्स और हड्डियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टराइज बाय ग्रॉस मोटर बोल रहे, तो ग्रॉस मोटर में तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो आप हैवी चीज उठाते हैं, फिजिकली जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एथलीट्स वगैरह का जो काम होता है, या फुटबॉल खेलना या कोई भारी चीज को उठाना, साइकिलिंग करना, ये ग्रॉस मोटर स्किल में होता है। और फाइन मोटर स्किल होता है कि
ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, नीटिंग कर रहे हैं, है ना, नीडल वर्क कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं, या फिर पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, या शूलेस वगैरह लगाना, शर्ट की बटन लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल में होता है। तो यहाँ पे लोकोमोटर डिसऑर्डर बोला ठीक है, लेकिन कैरेक्टराइज बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया मतलब कि राइटिंग आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं आता है। तो डिस्ग्राफिया जो है ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट नहीं है, फाइन मोटर इम्पेयरमेंट है। लोकोमोटर डिसऑर्डर है ज़रूर, लेकिन उसमें भी दो तरह के होते हैं लोकोमोटर डिसऑर्डर, एक तो फाइन मोटर इम्पेयरमेंट होता है, एक ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट होता है। तो ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट मैंने आपको बता दिया कि कोई भारी कार्य करना, जैसे एथलीट्स वगैरह करते हैं, कुश्ती, रेसलिंग, ये सब करते हैं, साइकिलिंग, फुटबॉल खेलना, ये भारी भरकम चीज़ों को उठाना, ये आपका ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट होता है। और फाइन मोटर इम्पेयरमेंट में होता है ड्राइंग, पेंटिंग, नीटिंग, कढ़ाई, बुनाई, या फिर शूलेस वगैरह लगाना, नीडल वगैरह लगाना, या फिर शर्ट की बटन लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल होता है। तो डिस्ग्राफिया हमारा फाइन मोटर स्किल इम्पेयरमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप। हाँ, ठीक है। और फोर्थ नंबर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। तो देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ये है नहीं डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो साइकोलॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल यहाँ पे अटेंशन और इम्पल्सिव बिहेवियर की बात की जा रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन डिस्ग्राफिया जो होता है आपके मसल्स, जॉइंट, बोन्स और न्यूरो जो डिसऑर्डर होते हैं वो उससे कैरेक्टराइज होता है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर में लोकोमोटर डिसऑर्डर बोला गया है, लेकिन यहाँ ग्रॉस मोटर बोल दिया है इम्पेयरमेंट, तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप, ये बात एकदम सही है कि आप शेप्स और लेटर फॉर्म नहीं कर सकते, तभी तो आपकी हैंडराइटिंग या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपको लिखने में परेशानी हो रही है। लिखने में परेशानी होगी तो लेटर और शेप्स का इस्तेमाल होगा, शेप्स वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि ग्राफ यानी कि इमेजेस, पेंटिंग या शेप्स बनाना, लेटर्स बनाना, ये नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि जो डिस्ग्राफिया होता है वो आपके मसल्स, जॉइंट, न्यूरो जो डिसऑर्डर होते हैं, ये तीनों को रिलेट करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए ब्रेन से आपका जो कनेक्टिविटी है, जो आपका न्यूरो जो कनेक्टिविटी है आपका मसल्स और जॉइंट से नहीं हो पा रहा है, इसमें परेशानी हो रही, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तभी आपको लिखने में परेशानी हो रही है, इसीलिए डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे पे बोला गया है, तो हमें कैसे समझते हुए चलना है। अगर आप यहाँ पे ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट नहीं पढ़ते तो इसको आप करेक्ट कर सकते थे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न तो वही है लेकिन ट्रिकी बनाया गया है। तो जो डीप और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ी आसानी होगी, और जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लिया और सोचे कि इसमें से आ जाए, क्वेश्चन में से रिपीट हो जाए, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, है ना। तो इस तरह से हमें कहने का मतलब है क्वेश्चन पेपर हमें देखना है, उसमें पैटर्न जो देखना है, उसके हर ऑप्शन को समझना है, पढ़ना है। अब इसमें आप जैसे कि हर ऑप्शन समझने का मतलब है, यहाँ पे आप देख लिए स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ लिया, लोकोमोटर डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें भी क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस मोटर होता है, फाइन मोटर होता है, ये सब आप पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, है ना। तो ऐसे करके एक ही क्वेश्चन में आपको कई टॉपिक मिलते हैं, और कई टॉपिक को आप डीप में अगर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी बनती है, ठीक है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, तो ये तो नहीं होगा, मैंने बताया है ना, हकलाना या उच्चारण करना ये आपका स्पीच डिसऑर्डर में है। एक गतियुक्त विकार है, ठीक है, मतलब लोकोमोटर जो डिसऑर्डर है गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल यानी कि ग्रॉस मोटर पे स्थूल पेशीय बाधित है, तो स्थूल पेशीय नहीं होगा, आपका फाइन मोटर स्किल होगा, ठीक है। सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म पेशीय बाधिता है क्योंकि ना कि स्थूल पेशीय बाधितता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, हाँ ये बात सही है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, ये गलत है, ये तो ADHD का बता रहा है, ठीक है, जो ADHD डिसऑर्डर होता है वो बता रहा है। यहाँ पे डिस्ग्राफिया पूछा, यहाँ पे अगर ADHD पूछता तो बोल सकते थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि अटेंशन और इम्पल्सिव बिहेवियर को शो करता है। आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी डिस्ग्राफिया क्या होता है ना। जॉइंट, मसल,
और जो आपके मसल्स होते हैं, मस्क्यूलर जॉइंट होते हैं, आपके न्यूरो जो होते हैं, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और आप लेटर्स या फिर शेप्स ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, उसे हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The approach to educating gifted children which moves them through curriculum at an unusually rapid pace is known as। हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हर बच्चों को समझ में आए, हर मीडियम की। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? मतलब कि देखिए, गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उनमें मतलब जो स्पीड होती है सीखने की, है ना, वो स्पीड होती है, वो तेज़ होती है ना, नॉर्मल बच्चों से। और उनको मतलब और भी अच्छा निखारने के लिए, उनकी ये जो प्रतिभा है उसको और अच्छा निखारने के लिए करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम है, उसमें किस तरह का आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, नॉर्मल बच्चों से उनकी स्पीड, सीखने की जो गति है, तीव्र है, मतलब तेज़ है। रैपिड यानी कि तेज गति, रैपिड पेस यानी रैपिड होता है तेज, और पेस यानी गति, तो तेज गति से वो सीखते हैं नॉर्मली बच्चों से। तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, वो और अच्छा निखर सके। उस उपागम को, उस अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। एक फर्स्ट नंबर बोला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एनरिचमेंट, एक्सेलरेशन, इमर्जन। अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब विभेदित निर्देशन, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो डाइवर्स बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, उनके हिसाब से जो क्लासरूम टीचिंग में जो करिकुलम स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है ना, ठीक है, जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं बच्चे, है ना, जिनमें काफ़ी बच्चे हैं जिनमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विकार है, डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, उन बच्चों के स्पेशल नीड को देखते हुए अगर कोई इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, टीचिंग मेथड्स अपनाए जाते हैं, उसे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए नहीं होगा, रॉन्ग है। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एनरिचमेंट का मतलब जब बच्चे को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो और अच्छा कर सके, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा उन्हें दी जाती है ताकि और आगे वो अच्छा कर सके, उसे एनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इमर्जन एक इंग्लिश जो पेडागोजी में आप पढ़ते हैं, इंग्लिश क्लास में इंग्लिश टीचिंग के दौरान जो इंस्ट्रक्शन के जो मेथड होते हैं, उसमें आता है इमर्जन। मतलब कि टारगेट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में अगर पढ़ाना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, मतलब पूरा इमर्ज हो जाएंगे, उसे हम इमर्जन कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया भी है, अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की, इमर्जन क्या होता है। इमर्जन यानी कि अगर इंग्लिश की क्लास है तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में ही पढ़वाएंगे, रीडिंग करेंगे, जो कुछ भी करेंगे टोटली इंग्लिश करेंगे, हिंदी बिल्कुल मतलब नेटिव भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टारगेट लैंग्वेज में ही हम मतलब टीचर इंस्ट्रक्शन देगा, बात करेगा, जो भी करना है एक्टिविटी वो उसमें ही करेगा टारगेट लैंग्वेज में, उसे हम इमर्जन कहते हैं। उसमें पूरी तरह से खो जाना, मतलब डूब जाना, बस उसी चीज़ को करना ताकि वही एक फोकस रहे। तो इमर्जन भी नहीं होगा यहाँ पे। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये आपका आंसर है। एक्सेलरेशन का मतलब आप ध्यान से सुनेंगे, जिसे हिंदी में आप त्वरण कहते हैं, गतिवर्धन। तो एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं, उनको वो अप्रोचेस प्रोवाइड की जाती है जिसके कारण उनका जो तीव्र गति से जो चीज़ें हैं, मतलब कि कोई भी जो चीज़ वो सीखते हैं उसमें उन्हें और भी अच्छा फैसिलिटेट कर सके और उनकी जो प्रतिभा है वो उसमें और ज़्यादा निखार आ सके, तो उसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक, थर्ड नंबर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, टीचर हु आर वर्किंग टूवर्ड इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। हर तरह के बच्चों को, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स डिफ्रेंशिएटेड जो बच्चे हैं या डिसेबिलिटी के साथ हैं, वो मतलब हर तरह के बच्चों को शामिल करना है, नॉर्मल एवरेज हर बच्चों के साथ में
है ना, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर टीचर एक क्लासरूम में डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, सोशियो बैकग्राउंड या डिसेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ के बच्चों के साथ डील कर रही है, उसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो जो टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में जो काम करते हैं वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या करें, है ना। समावेश अगर कर रहे हैं, समावेशी कक्षाओं में अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो क्रिएट करिकुलम एडॉप्टेशन, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, एकदम सही है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि डाइवर्स इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्स ही बच्चे रहेंगे, है ना, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, डिफरेंट कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ रहेंगे। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका जो कल्चरल जो वे है वो डिफरेंट रहेगा। और सोशियो अगर कल्चरल बैकग्राउंड से स्टेटस से आ रहे हैं, अबव हैं, बिलो हैं या फिर एवरेज हैं, तो उनके भी अलग तौर तरीके होंगे, उसको समझना है टीचर को। ये सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना है। तो इस पर्सपेक्टिव को वो सोचे कि जो दूसरे, मतलब अपना जो दृष्टिकोण है, सिर्फ अपना नहीं, दूसरे की दृष्टिकोण से भी वो सोचें, दूसरे की का जो दृष्टिकोण है उसको शामिल करें कि हाँ, ये अगर बच्चा इस बैकग्राउंड से आया है तो वो क्या सोच सकता है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, या उसे क्या परेशानी होगी, किस चीज़ में उसे आसानी होगी, ये सब चीज़ों को सोचना। ये होता है इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मतलब दूसरों के नज़रियों को भी समझते हुए क्लासरूम टिचिंग में टीचिंग कराना, ठीक है। और करिकुलम, फर्स्ट नंबर हमने देखा कि करिकुलम जो अनुकूलन हो, जो सबके लिए अनुकूलन हो, जिसपे सब अच्छे से ढल जाएं, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये देखा जाए तो ये दोनों ही सही है ना। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। मतलब बायस क्या होता है, पक्षपात, है ना। एक होता है ना अनकॉन्शियस, हम अनकॉन्शियसली कुछ कुछ चीज़ों में पक्षपात कर लेते हैं। कैसे, जैसे लड़का बोल दिए तो हमको, हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ, लड़के मैथ्स में होशियार होते हैं, लड़कियां मैथ्स में होशियार नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग, रूढ़िवादिता जो चलती आ रही है, और जेंडर बायस के कारण, है ना, बहुत सारी चीज़ों के कारण हमारा जो माइंड है अनकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस अनकॉन्शियस जो बायस है, इम्प्लिसिट बायस है, उसको स्वयं मतलब एग्जामिन करना कि मुझे कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ों को हटाना है, तो उसको एग्जामिन करना, तो ये भी सही है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर बोल रहा है सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। अब डाइवर्सिटी जो है, विविधता है, उसको एक बाधा के रूप में देखें। तो ये तो एकदम गलत है कि डाइवर्सिटी को आप बाधा के रूप में क्यों देखेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो, और इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो आप डाइवर्सिटी को बाधा के रूप में नहीं देख सकते। उसे तो आप रिसोर्स या पर संपत्ति जो होती है, असेट्स, उसके रूप में देखेंगे डाइवर्सिटी को, है ना। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये तीनों जो है बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल सही है कि करिकुलम जो है अनुकूलन होना चाहिए, पाठ्यचर्या अनुकूलन होना चाहिए सबके, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, विविध दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, अगर टीचर जान रहा है कि उसका अंतर्निहित पूर्वाग्रह जो है, उस पे वो अपनी खुद जांच करे कि कहाँ पे मेरे को अलर्ट रहना है और बायस नहीं होना है, सबके प्रति क्या होना है, बिल्कुल ही अनबायस होना है, एकदम सबके लिए इक्वल होना है, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होना है, इस चीज़ को वो एग्जामिन करेगा। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, बस ये जो है वो गलत है कि वो डाइवर्सिटी जो है, विविधता है, उसको ऑब्स्टेकल के फॉर्म में देख रहा है। तो 1 2 3 जहाँ ऑप्शन में दिया वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें, ये तो ये नहीं होगा, ये 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, बाकी गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 इंक्लूड है। जहाँ जहाँ 4, जिस ऑप्शन में 4 दिया गया है वो गलत है आपका, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हैं ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, डिटेल में समझ रहे हैं, हम 3 ही क्वेश्चन किए हैं और वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, हम डिटेल में समझेंगे, भले हम क्वेश्चंस कम सॉल्व करें, लेकिन हम चीज़ों को समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy,
डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब हिंदी में देख लेते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी जो सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस में आते हैं वो कौन सी अवस्था में, मतलब यहाँ पे शैशवावस्था में दिया गया है और एक बाल्यावस्था, इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शैशवावस्था की बात की गई है, इन्फेंसी, यानी कि जब बच्चा इन्फेंट होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसके लिए प्राइमरी जो होता है एजेंसी वो इम्पॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन के लिए। प्राइमरी उसकी फैमिली होगी। ठीक है, प्राइमरी जो एजेंसी होगी उसकी फैमिली होगी, अपने घर में अपने मम्मी पापा दादी दादा चाचा चाची जो भी फैमिली मेंबर हैं उससे सीखेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी होगा इन्फेंसी में। ठीक है, शैशवावस्था में जब बच्चा छोटा रहता है, मतलब 1 साल तक वो क्या करता है, शैशवावस्था के उसमें रहता है, एज में रहता है, स्टेज में, तो वो मम्मी पापा से ही सीखता है बोलना, मम्मा पापा दादी दादा, है ना, खाना पानी पीना जो भी बोलता है वो घर से सीखता है, तो प्राइमरी होगा। वाइल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी की बात की जाए तो अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंडरी क्या होता है, स्कूल वगैरह जाते हैं। ठीक है, आस पड़ोस, है ना, तो स्कूल जाएगा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब कि 3 से, आजकल बच्चे 3 साल से जाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनका अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जो स्कूल वो जाना शुरू करते हैं, जो टॉडलर जिसे हम कहते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में जाना शुरू करते हैं। तो सेकेंडरी जो सोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशलाइजेशन के लिए, सेकेंडरी एजेंसी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड नंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वाइल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं क्या होती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका ये प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाएगा आंसर सेकेंड नंबर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th नंबर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए उसके बाद हम पार्ट में आपके लिए वीडियो लाते जाएंगे, CDP को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आज हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार, उनके अनुसार क्या है, ये ऑप्शन में हमें देखना है। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ये तो गलत है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। देखिए ये बात जीन पियाजे जी कहते हैं, ना कि लेव वाइगॉत्स्की, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। लेव वाइगॉत्स्की जी तो भाषा को पहले प्राथमिकता देते हैं कि मतलब लैंग्वेज ही सब कुछ है। लैंग्वेज, एक बार सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को सीखेगा बच्चा तो उसके जो कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक विकास अपने आप होता चला जाएगा। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल रहा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि इनके हिसाब से लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले होता है, उसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और ये जो बात है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जीन पियाजे जी कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो ये ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है, मतलब ये इनका मानना नहीं है। यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो लेव वाइगॉत्स्की जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो ये भी गलत है। इनके हिसाब से है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एकदम करेक्ट है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, लेव वाइगॉत्स्की जी क्या बोलते हैं कि बच्चा अगर सामाजिक सांस्कृतिक मतलब इंटरेक्शन में आता है, अन्योन्य क्रिया करता है ना, अपने बड़े लोगों से मिलता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब जो बच्चा है अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल के संपर्क में आता है तो वो सीखता है ना। तो वो क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा। पहले अगर कोई भी व्यक्ति समाज में किसी से मिलता है तो भाषा का विकास पहले होगा ना। हम छोटा बच्चा है, बाहर निकला, किसी ने उसे देखा, हाय हेलो किया, कैसे हो पूछा या क्या नाम है, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसके साथ बच्चा क्या करेगा, बोलेगा, जवाब देगा सुन के कि हाँ
मेरा नाम ये है, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो इससे उसके संज्ञान का भी साथ में विकास हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तो मुझे क्या बोलना है ना। जो भी बोलेगा उसे, अगर एग्जैक्टली बच्चा है उसे नहीं भी पता है तो कुछ तो बोलेगा, और कुछ भी बोलेगा तो उसके संज्ञान का तो विकास होगा ही। तो यही बोल रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, मतलब भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, फैसिलिटेट करता है। सीखते हुए बच्चा, लैंग्वेज जो है उसको सीखते हुए बच्चा अपने संज्ञान का भी विकास करता है, ये इनका मानना है। तो इस तरह से इनका मानना था कि भाषा के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जब बच्चा लैंग्वेज को सीखता है उसी के साथ ही उसके कॉग्निशन का भी, मतलब संज्ञान का भी विकास होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा जो इन्होंने इसमें कही है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आज हम देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के मैं आंसर बता दूं तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें चीज़ों को समझते हुए जाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करना है। तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा। और जो बच्चे किसी भी कारणवश मतलब एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हों तो उनके लिए भी डिटेल में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम हर तरह के हर बच्चों का जो नीड है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। और मेरी अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।